सभी को नमस्कार। इस समय हमारे साथ हैं गजरौला के बहुत ही सम्मानित क्षेत्र के सामाजिक कामों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले भीष्म आर्य जी। इनसे पूरी बात करेंगे। इनका एक बहुत सामाजिक जीवन रहा है, क्या उनकी सीख है, इनकी कैसा इनका सफर रहा, क्या इनकी युवाओं के लिए समाज के लिए सीख है, इनसे पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। इस समय कितनी आयु हो गई होगी आपकी? मेरी 63 वर्ष की आयु हो गई है। बिल्कुल आप फिट हैं। मुझे तो फिट लगता है। अच्छा। नहीं, आप फिट ही हैं। बाकी वर्तमान में इस समय आप धनौरा तहसील में प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। देखिए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में जिनसे कुछ सीखने को मिलता है। मैं जितना भी बहुत सारे कामों में इनसे मैं बहुत सीख लेता हूँ। सामाजिक गुरु ही मैं इन्हें अपना मानता हूँ। बाकी पूरी इनसे बात करेंगे। तो आजकल दो समस्याएं खासकर बहुत चल रही हैं, तो उसमें हम धीरे धीरे आएंगे। तो जो पहली समस्या है खासकर गांवों से जुड़ी हुई, किसान परिवारों से जुड़ी हुई, आजकल जो युवा पीढ़ी है किसानों की, उनके बच्चों का मन खेती में तो है नहीं। नौकरियां की वो मेहनत भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं, उसमें उनकी काफ़ी एज भी निकल जाती है और नौकरियों की संख्या हर साल कम होती चली जा रही है। और उसमें भी कई बार पेपर लीक हो जाता है, तो वो नौकरी भी नहीं लग पाती और खेती में मन नहीं है। तो ऐसे में जो उनकी उलझन है, उसके विषय में आपका क्या कहना है, या फिर उन युवाओं को क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो सभी ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमारा जो जन्म हुआ है गंगा की गोद में हुआ है। ये क्षेत्र जो है गंगा से प्रभावित है और उसके ही आश्रित है। किसानी यहाँ बहुत अच्छी होती है, अच्छी भूमि है, लेकिन क्या हो रहा है कि खेती का जो क्षेत्रफल घटता जा रहा है, किसानों पर भी ज़मीन कम होती जा रही है। चौधरी चरण सिंह जी ने इस संदर्भ में बहुत बढ़िया कहा था अपने समय में, और बहुत अच्छा कहा था। उन्होंने कहा था कि खेती से वजन कम कर दो जी। इन्हें, जो आने वाली जनरेशन है, दूसरे कामों में, बिजनेस में और नौकरी में लगाओ। नौकरी के लिए सब जानते हैं और मानते हैं कि नौकरी कम हो रही हैं और मुश्किल से मिल रही हैं, कंपटीशन हो गया है उसमें। तो मेरा सबसे सुझाव ये है युवा पीढ़ी से कि वो समय ना गंवाएं, समय की बड़ी कीमत है, और तुरंत जो है वो व्यापार में घुस जाएं। व्यापार में घुसने के लिए मैं क्या मानता हूँ कि सबसे आसान तरीका है कि आप, लोग ये पूछते रहते हैं कि मैं क्या व्यापार करूं। हाँ जी, बिल्कुल। ये सवाल मन में उनके होता है, हर समय उठता है जी। तो उसके लिए बड़ा आसान है कि आपका कोई भी परिचित मित्र या रिश्तेदार जो व्यापार कर रहा है, उनसे हर काम की एक ट्रेनिंग होती है जी। फौज की ट्रेनिंग होती है, पुलिस की ट्रेनिंग होती है, टीचर की ट्रेनिंग होती जी है। जी बिल्कुल। तो ऐसी व्यापार के लिए भी आप ही मान लो ट्रेनिंग पीरियड दो जी। तो उसमें जैसे किसी की खाद की दुकान है, सपोज मान लेते हैं, फर्टिलाइजर की है, पेस्टिसाइड की है, और भी बहुत सारी दुकानें हैं, सीमेंट्स की है। तो आप 3 महीने के लिए मान लो कि मुझे सेवा करनी है। सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। आज तक सेवा करने को सेवा परमो धर्म कहा गया। तो उसमें आपको अनुभव हो जाएगा। उसके बाद अनुभव के बाद करें, फिर अपनी पूंजी का विश्लेषण करें कि आपके पास पूंजी कितनी है। पूंजी जुटाने के लिए मेरे पास सबसे एक अच्छा आइडिया ये है, वो सामाजिक भी है। जैसे रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं आज के वर्तमान युग में, तो मेरा ये सबसे निवेदन है कि बड़े बड़े आंदोलन चलते थे पहले, सामाजिक आंदोलन चलते थे, भक्ति आंदोलन चलते थे, राष्ट्रीय आंदोलन चले देश को आज़ाद कराने के लिए। वर्तमान में एक ऐसे आंदोलन की और क्रांतिकारी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति भी कम हो गए हैं जो समाज को समय दें। समाज एक ही दिशा में दौड़ रहा है कि कैसे भी पैसे कमाओ, और पाखंड और दिखावे में फंस रहा है, उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो उससे रिश्ते भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। एक दूसरे से संपर्क कम हो गया। बिना संवाद के तो दो देशों का युद्ध भी नहीं रुक सकता। सही। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अभी जो है ना, किसान की जो युवा पीढ़ी है, वो उसी चक्कर में फंसी हुई है कि खेती और नौकरी। अभी वो हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही व्यापार में आने की? उसकी हिम्मत न जुटाने की वजह ये है कि सबसे पहले जब व्यापार के बारे में ग्रामीण क्षेत्र का युवक सोचता है, तो सबसे पहले उसके मस्तिष्क में विचार आता है कि हानि हो जाएगी, नुकसान होगा इसमें। और जो पैसे क्रेडिट कार्ड से, बैंक से लिए हैं, रिश्तेदारों से लिए हैं, कुछ घर से जुटाएं जैसे तैसे, तो वो भी डूब जाएंगे। तो रिस्क तो आपको हर क्षेत्र में उठाना पड़ेगा। जिसने हिम्मत करी है उसे ही जीत मिली है।
बल्कि अगर नौकरी ना मिलने की वजह से हमारी अगर उम्र निकल गई, समय निकल गया, तो वो तो ज्यादा बड़ा रिस्क है इस चीज से। हाँ, सही कह रहे हैं आप। वो समय की ही कीमत है। अगर आप नौकरी के इंतजार में 10-15 साल निकाल देंगे बिल्कुल। तो फिर आपकी आयु उस स्थिति में पहुंच जाएगी, आप बहुत ज़्यादा रिस्क और परिश्रम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो समय रहते निर्णय लेने कि अगर आपको पता चल जाएगा मतलब अपनी उसमें क्षमता ऐसा का। कर सकते हैं कि अगर किसी को नौकरी में जाने का मन ही है तो 1-2 साल ढंग से मेहनत करे, अपना 100% दे, जी, और अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा तो फिर उसमें ही समय ना गवाए, उसमें समय ना गवाए दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे उसमें गुजर जाए, निकल आ और जाए, अपने काम से व्यापार में समय से लग आ जाए। जाए। वैसे बाकी बाकी एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या ये चल रही है, वो अब शहर या गांव पर नहीं हो तो हर घर की ये कहानी हो गई कि आजकल जो ये नए विवाह हैं, जो नए संबंध हैं, ये टिक नहीं पा रहे, निभ नहीं पा रहे। तलाक की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसका आप क्या कारण मानते हैं? क्योंकि एक एक महीने के भी उदाहरण आपके, क्योंकि आप तो वहाँ कोर्ट में रहते हैं तो आपको बहुत सारे आपके उसमें आते होंगे आपके संज्ञान में, तो इसका क्या आप कारण मानते हैं कि क्यों आजकल विवाह नहीं निभ पा रहे या चल पा रहे? बहुत बड़ी समस्या है। ये इस चीज को बहुत पीछे जाना पड़ेगा। पहले जो है लड़का लड़की किसी को देखते भी नहीं थे और बिना देखे उनकी शादी उनके परिवार के लोग कर देते थे और सफल होती थी वो। जी। उसका कारण ये होता है कि सभी चाहे वो किसी भी मतांतर के रहे हों तो बुजुर्ग लोग हैं अपने बच्चों को समय देते थे जी। और अपनी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कराते थे और उन्हें ये बार बार स्मरण कराया जाता था कि भाई कुछ ऐसा मत करना जो परिवार की प्रतिष्ठा हाँ, भंग हो जाए। प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो अब कुछ ऐसा वातावरण रहा नहीं है, बच्चे बड़ों के पास नहीं बैठ रहे और जो इस समय की वर्तमान बड़ी पीढ़ी है वो भी इतनी आध्यात्मिक रूप से समृद्ध नहीं है कि उन्हें कुछ ऐसा बता सके। जी। फिर ये बहुत सारे साधन ऐसे बढ़ गए, जैसे मान लीजिए टीवी सीरियल हैं और ये है तो उनमें लगातार ये दिखा रहे हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। फिर हमारे जो आध्यात्मिक संत हैं, आध्यात्मिक जिन पे जिम्मेदारी है समाज को सुधारने की, वो भी केवल कथाएं ही सुना रहे हैं, उनसे कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं नहीं करा रहे, वातावरण नहीं बना रहे, गुरुकुलों की कमी हो गई है, तो उससे जो है सामाजिक रिश्तों का महत्व नहीं समझ पा रहे। और ये एक बहुत बड़ी पीड़ा वर्तमान समाज की है। और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसमें सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं तो समस्या का हल जल्दी हो जाता है। तो अभी तो मैं समझ रहा हूँ हल की तरफ सार्थक प्रयास भी नहीं हो रहा है। क्योंकि ये समस्या जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये शादी वाली, ये इतनी बड़ी है क्योंकि विवाह से ही परिवार बनता है, परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही देश बनता है। तो जो नुकसान हमारा घर में हो रहा है तो उसका एक तरीके से नुकसान हमारे देश का ही हो रहा है उसका। मैं ये मानता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप विद्वान व्यक्ति हैं और विचारक हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये परिवार नाम की संस्था जो है हमारे पास, मैं इस बात को सभाओं में भी कहता हूँ कि ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। जी। और सर्वश्रेष्ठ संस्था परिवार नाम की हमारे पास ही है, इस देश के पास, किसी और दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। और इस परिवार की संस्था का मूल मंत्र ये था कि यत्र नार्यस्तु रमन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति का वचन है। तो इसमें यह कहा गया कि जहाँ नारी की पूजा होगी, जहाँ देवी के रूप में उसे सम्मान मिलेगा, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो जब आप उसे देवी के रूप में स्वीकार करोगे, अपनी बेटी को देवी के रूप में, अपनी माता को देवी के रूप में स्वीकार करोगे, इतना सम्मान दोगे, तो आप में कहीं तिरस्कार का भाव नहीं आएगा। बिल्कुल। तो संबंध आपके यथावत बने रहेंगे। और ये विवाह, डाइवोर्स और तलाक तो भारतीय संस्कृति में कहीं शब्द था ही नहीं। अब उसे संबंध विच्छेद का नाम दिया गया। और परिवार की संस्था हमारी मजबूत रही कि हमारी दादी ने जो हमारी जो है माता जी को सिखाया और माता जी ने हमारी बहन जी को सिखाया, तो ये जब सीखा जन्म से, उन्होंने आटे से वो 20 प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। और पूरी दुनिया में आटे से 2 ही चीज़ बनती है, डबल रोटी और ब्रेड। तो ये भारतीय संस्कृति में ही था, मसाले औषधियाँ थी। तो ये सारा परिवार के
सिस्टम, और परिवार का सिस्टम इतना मजबूत था कि हम हजारों साल की गुलामी झेल के भी फिर से खड़े हो गए। फिर से खड़े हुए। तो हमें इसका महत्व समझना होगा और आने वाली पीढ़ी को भी समझाना होगा। इसके लिए प्रयास सरकार और समाज को मिलकर करना होगा। पीछे ये धारणा ये चली कि जो अरेंज मैरिज होती हैं, जो परिवार की सहमति से होती हैं, उनकी उनमें दिक्कत आने लगी और प्रेम विवाह जो है वो सफल होने लगे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ना तो अरेंज मैरिज ही चल पा रही है और ना ही प्रेम विवाह चल पा रहे हैं। रोज अखबारों में सुनने को आ रहा है। तो विवाह तो अब चाहे अरेंज हो या प्रेम हो, कोई बच ही नहीं रहा, सब पर आंच आ रही है। तो इसका कोई सुधार का कोई तरीका जिससे ये चल सके, ये सारी संस्थाएं? क्योंकि आपके समय में कुछ नहीं था, हमारे दादा दादी के समय में नहीं, नाना नानी के समय में नहीं, किसी का कोई दूर दूर तक कोई तलाक की खबर नहीं, जैसा आप बताए। तो इसका कोई रास्ता है, इसका कोई तरीका है? नहीं, उसका तरीका हर चीज के जैसे मूल में जाना होता है जी। कि परिवार की संस्था को मजबूत करने के लिए कि जरूरी है कि माता के लिए शब्द कहा गया शास्त्रों में, माता निर्माता भवती। जी। तो माता भी विदुषी होगी, विद्वान होगी, उसे शास्त्रों का ज्ञान होगा कि 16 संस्कार क्या होते हैं, हमारी वर्ण व्यवस्था क्या थी, हमारी आश्रम व्यवस्था क्या थी, उसे हमारे ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान होगा। तो तभी तो अपनी संतान का निर्माण करेगी। हाँ, बिल्कुल सही। वहाँ और जो पाठशाला है वो इस शिक्षा व्यवस्था ने भंग कर दी, तो उसका नुकसान सबको आ रहा। उस शिक्षा व्यवस्था को पुनः लाने के लिए प्रयास जब तक नहीं होने के, जब तक आपस में, पहले एक शब्द था सती जी, कि जो एकमात्र एक पति का ही ध्यान करती थी। एक शब्द था संस्कृत का यति, जो एकमात्र स्त्री का ही ध्यान करता था। तो उनमें विच्छेद कैसे हो जाएगा? जी जी बिल्कुल। रामचंद्र जी ने हाथ उठा के घोषणा की थी कि सीता कि आप ही मेरी एकमात्र पत्नी हो। ये उदाहरण है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब तक संबंधों में इतनी पवित्रता नहीं आएगी और सम्मान नहीं होगा परिवार का, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। अच्छा, बाकी अंत में, चूंकि आपका इतना बड़ा सामाजिक जीवन रहा है, इतने आप सक्रिय रहते हो, इस उम्र में भी आप ये दिन भर लगे रहते हैं, समाज का कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम जहाँ भी होता है लगे रहते हैं, तो आपकी कुछ ऐसी सीख जो आपने अब तक सीखा, जो आपके अनुभव रहे, वो हम युवाओं के लिए और समाज के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मेरा युवाओं के लिए संदेश ये है, मैं एक बात कहता हूँ, बैठकों में भी मुझे ले जाते हैं, पंचायतों में भी लोग, मैं ये कहता हूँ, आज भी पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि हमारे बच्चे दुनिया में सबसे अच्छे। जी, आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े विद्वानों को मैं कह रहा हूँ इस बात को, वो जान लें, परख लें कि पूरी दुनिया में सारे बच्चे उनके अच्छे नहीं निकल रहे अन्य देशों के। जी। हमारे बच्चे ही आज देख रहे हो, सारी दुनिया में सीईओ हमारे बच्चे सबसे ज्यादा हैं। सब भारतीय हैं। क्यों हैं? इसलिए है कि वो परिवार नाम की संस्था ने पैदा किए हैं। वो जी। परिवार ने अनुशासन दिए, आपके चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, इनका सम्मान करो, अपने काम पर ध्यान लगाओ। तो मेरे जीवन की तो सीख यही है कि अपने काम पर जो भी ध्यान रखेगा वो दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा। जी। आप चींटी को देख लो, चींटी एक छोटी सी होती है और कितना बड़ा ढेर लगा देती है मिट्टी का, रात दिन परिश्रम करती है। तो परिश्रम के सिवा अन्य कोई रास्ता नहीं है। कामयाबी का, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने काम पर ध्यान और परिश्रम सतत बिल्कुल करते रहना चाहिए। बाकी कुछ और जो आपके मन में हो, जो कहना और चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है ना, हमें निराश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आज के ज़माने में भी हमारे पास, जैसे सचिन है हमारे बेटे, ऐसे बहुत सारे युवा हमारे पास हैं। तो समाज को खड़े होने की ज़रूरत है। निराशा का भाव ना देश के लिए ना समाज के लिए अच्छा नहीं है। स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं क्योंकि विज्ञान ने इतने साधन हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, हमें उनका लाभ उठाना है। बिजली है, आप गलत जगह छू लोगे करंट मारेगी, आप उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी मोबाइल को लोग दोष देते हैं, मोबाइल से कितने लोगों ने जीवन सुधार लिया, कितने लोगों ने रोजगार पा लिया। तो हम उसका सदुपयोग करें। लेकिन ये समस्याएं जब बड़ी हो जाती हैं, सरकार और समाज को मिलकर समन्वय के साथ काम करना होता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, आज भी हैं और कल भी हम ही कामयाब होंगे, हमारे देश के युवा बच्चे कामयाब होंगे। इन समस्याओं से हम पार लेंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल।
तो आज ये थे हमारे साथ भीषम आर्या जी। इनसे बहुत सारी बातें समाज की और मुझे आशा है कि इस पूरी बातचीत का इससे जरूर हमें सबको सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से हम जीवन में सफलता पा सकते हैं, बहुत सारे रिश्तों के तनाव से कैसे हम उभर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है। तो समाज का इन्होंने संदेश दिया, उन्हें हम सबको सीखना चाहिए। मॉरल जो पूरी बातचीत के आज के इंटरव्यू के ये रहे कि एक तो सबसे पहले जो किसानों के बच्चे हैं, थोड़ा सा समय और चीजों में भी निकल कर लगाएं, व्यापार में जाएं, अपने रिश्तों को संभालें, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके पास जरूर बैठें, अति आवश्यक। वो अनमोल खजाना है हमारे हमारे परिवार का, बहुत कुछ सीखने को उनके पास है। उम्मीद है आपको ये पूरा इंटरव्यू पसंद आया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो पूरी बातचीत के इतना लंबा इंटरव्यू देखने के लिए और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।